गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड्स एंड बेस। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये हमने चर्चा की थी पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर। आज हम पार्ट नंबर थर्ड कर रहे हैं। हमने एसिड बेस को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए कुछ सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आरएनएस का सिद्धांत पढ़ा। आरएनएस क्या कहता है, H पॉजिटिव दे रहा है वो अम्ल, OH नेगेटिव दे रहा है वो क्षार। फिर उसके बाद में हमने दूसरे सिद्धांत की बात की, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो है क्षार। तो प्रोटॉन देने या प्रोटॉन ग्रहण करने से संबंधित बात आ गई, तो हमारे लिए एक टॉपिक बन गया प्रोटॉन बंधुकता। प्रोटॉन बंधुकता। प्रोटॉन बंधुकता क्या होती है? प्रोटॉन क्या है, H पॉजिटिव, उसको बांधना है और बांधना है वही हमारी प्रोटॉन बंधुकता है। भी हमें क्या करना है, एक H पॉजिटिव लेना है, एक प्रोटॉन लेना है, उसको किसी के साथ जोड़ना है। और जब हम H पॉजिटिव या एक प्रोटॉन जोड़ते हैं तो कुछ एनर्जी या ऊष्मा रिलीज होती है, उससे ही प्रोटॉन बंधुकता कहा जाता है। एक आपने जब भी कभी आवर्त सारणी पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा था प्रोटॉन बंधुकता क्या होती है, एक आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है। विलगित गैसीय परमाणु में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कह सकते हैं। और जब प्रोटॉन जोड़ रहे हैं, जोड़ते वक्त जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है वो क्या होती है, प्रोटॉन बंधुकता। बी है, इस पर H पॉजिटिव मैं जोड़ रही हूँ इसके साथ में, तो BH बन रहा है। जब BH बनता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है और उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन बंधुकता नाम दे दिया। हमारे पास X है और इस X के साथ H पॉजिटिव जोड़ रहे हैं और XH बन रहा है। तो XH बनने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ प्रोटॉन जुड़ रहा है। अब प्रोटॉन बंधुकता और उसके बाद में लक्स फ्लड थ्योरी और लुईस से कल्पना, बस इतने से टॉपिक ही बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। देखते हैं आज ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट में कर लेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे आज पूरा करने के। प्रोटॉन बंधुकता, प्रोटॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊष्मा प्रोटॉन बंधुकता होती है। जैसे इसे एक बोर्न हैबर चक्कर के रूप में भी शो कर सकते हैं, अपने बोर्न हैबर चक्कर के रूप में भी शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे विलगित गैसीय फॉर्म में ये हमारे पास H पॉजिटिव और ये गैसीय फॉर्म में, और ये बन रहे हैं XH बन रहे हैं, और यहाँ पर डेल्टा H1 है वो -Pa है। ऊष्मा मुक्त हो रही है और ऊष्मा मुक्त हो रही है, इसका मतलब ऊष्मा क्षेपी टाइप की विक्रिया, और ऊष्मा क्षेपी टाइप की जो विक्रिया होती है उसको हमेशा ही नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यही तो किया है, डेल्टा H1 -Pa प्रोटॉन एफिनिटी के फॉर्म में लिखा है, XH बना दिया हमने, ठीक है, XH बना दिया। किस फॉर्म में? गैसीय फॉर्म में ही बन गया। अब हम क्या करेंगे, XH बन गया, एक टोटल रिएक्शन के रूप में लिख दिया, तो हम इसके बंधों को वियोजित करेंगे और बंध वियोजन जो ऊर्जा होगी उसे डेल्टा H2 से शो करेंगे। हम इनको अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार X पॉजिटिव और प्लस H पॉजिटिव इस तरीके से शो करेंगे, और ये क्या हो जाएगी, बंध वियोजन ऊर्जा हो जाएगी। बंध वियोजन ऊर्जा हो जाएगी जिसको डेल्टा H2 से शो किया जाता है। किससे?
डेल्टा H2 से शो किया जाता है। हमने क्या किया है, dx पॉजिटिव और H के बीच के बंध को तोड़ा है। हमने क्या किया है, dx पॉजिटिव और H के बीच के बंध को तोड़ा है, तो ये बंध वियोजन ऊर्जा हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको आयनन ऊर्जा में चेंज करेंगे या आयंस में बदलेंगे। तो इसके लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा। जिसको डेल्टा H3 से शो करेंगे अपने। आयनन किसका कर रहे हैं, IEH का कर रहे हैं। H को आयंस की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है। तो X प्लस H पॉजिटिव और प्लस में इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे इसको, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, H को आयन की फॉर्म में बदल रहे हैं। H को क्या कर रहे हैं, आयन की फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे हम वापिस, यहाँ इसके लिए भी आयनन ऊर्जा होगी और उस आयनन ऊर्जा को डेल्टा H4 से शो करेंगे और IEX से शो करेंगे, और वो भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि इसको ये X पर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस चक्कर के अकॉर्डिंग अगर अपने लिखें PAX के बारे में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं अपने dx पॉजिटिव और H, ये क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा, प्लस IE रख सकते हैं, ये आयनन ऊर्जा। ये माइनस में दी हुई है तो माइनस में रखेंगे, और X ये दोनों क्या है, आयनन ऊर्जा। और जब इनका टोटल करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, ये प्रोटॉन बंधुता के बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, एक प्रोटॉन को बांधने के लिए जितनी ऊष्मा मुक्त होती है वो उसकी प्रोटॉन बंधुकता होती है। क्या होती है, प्रोटॉन बंधुता होती है। X के साथ H पॉजिटिव को बांध रहे हैं, इसके लिए टोटल प्रोटॉन बंधुकता का मान डेल्टा H1 बराबर -PA, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकल रही है। रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, ऊष्मा सेपी टाइप की हो रही है। और जब ऊष्मा सेपी टाइप की या एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है तो उसे हम डेल्टा H में नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसका बंध वियोजित किया, इस फॉर्म में लेकर आए, बंध वियोजन ऊर्जा ये हो गई। फिर इसको आयंस की फॉर्म में बदला H को, क्योंकि H को बदल रहे हैं तो IE लिखा, फिर X को बदल रहे हैं तो IE के रूप में लिखा। यहाँ पर कुछ ऊर्जा देनी पड़ी, यहाँ पर कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। टोटल प्रोटॉन बंधुता बंध वियोजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के प्लस के बराबर हो गई। क्योंकि जब प्रोटॉनों की बात आती है तो ये टॉपिक प्रोटॉन बंधुता थोड़ा सा हमें पढ़ना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ हाइड्राइडों के आयनन ऊर्जा की, कुछ हाइड्राइडों के आयनन ऊर्जा की। हाइड्राइड जैसे हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है, ये कुछ हाइड्राइड है। हम इनको दो बार लिख लेते हैं सेम को, HF को, HCl को, HBr को और HF को। एक तो हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, एक तो हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, आयनन ऊर्जा का क्रम, और एक हम बात करते हैं प्रोटॉन बंधुता का क्रम।
आयनन ऊर्जा के अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आयनन ऊर्जा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। और प्रोटॉन बंधुता की बात करेंगे तो ये हो जाएगी। यहाँ पे F की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव जो होता है वो निकल नहीं सकता, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो जल्दी ही पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बंध को देरी से तोड़ा जाएगा और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। ये जल्दी से अपने साथ जोड़ लेगा H को तो एनर्जी कम ही रिलीज होगी, और जो धीरे धीरे बंध बनाएगा उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो प्रोटॉन बंधुता क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है और वो एक्सेप्ट करती है, ऐसा ही होता है। तो दोनों के क्रम की बात करें तो इस प्रकार होता है। फिर है वर्ग 15 के हाइड्राइडों की बात करें, वर्ग 15 के हाइड्राइडों की बात करें, नाना वर्ग 15 के जो हाइड्राइड है वो किस प्रकार होते हैं, नाइट्रोजन आता है। फिर वर्ग 16 की बात करें हाइड्राइड की तो ऑक्सीजन आता है। वर्ग 17 की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, F आता है। हाइड्राइड की बात करें तो ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, ये H2O बनाएगा और ये HF बनाएगा। HF बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, इसकी तुलना में इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करके रखेगा H को जल्दी से निकालने नहीं देगा, निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि आयनन ऊर्जा का क्रम तो ये हो जाएगा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है, विलगित गैसीय परमाणु में या बाह्यतम विलगित बाह्यतम गैसीय परमाणु से एक H को बाहर निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा होती है, जल्दी से निकालने नहीं देगा, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और प्रोटॉन बंधुता की बात करेंगे तो HF क्या करता है, जल्दी सी H को जोड़ लेगा अपने साथ, कम ही एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसके विपरीत हो जाएगा इनका क्रम। तो इस प्रकार ये कुछ प्रोटॉन बंधुता के क्रम थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी गैसीय अवस्था में दो पदार्थों को मिला दिया जाए तो प्रोटॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। प्रोटॉनों का स्थानांतरण अगर करेंगे तो उसका स्थानांतरण उस दिशा में होगा जहाँ प्रोटॉन बंधुता का मान उच्चतम हो रहा हो। जहाँ प्रोटॉन बंधुता का मान उच्चतम होगा उधर ही प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। तो ये कुछ प्रोटॉन बंधुता की बात थी। बाकी डिटेल में तो आपने आवर्त सारणी में पढ़ा ही है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। इससे संबंधित चर्चा तो हमने आवर्त सारणी के अंदर की हुई है। तो ये ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत से संबंधित टॉपिक था, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत से संबंधित टॉपिक था, इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में अमल सार से संबंधित हमारी नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड अवधारणा या लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ऐसा कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी अपने क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस में डिवाइडेशन कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऑक्साइड होते हैं, अगर वो मतलब कोई भी जो ऑक्साइड है वो अगर ऑक्सीजन दे रहा है या ऑक्साइड आयन दे रहा है तब तो वो क्षारक होगा। अगर ऑक्साइड बन रहा है तो वो ग्राही की भांति व्यवहार कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा,
अम्ल हो जाएगा। तो मैं से कह सकते हैं कि ऑक्साइड ग्राही तो अम्ल होते हैं और ऑक्साइड दाता क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्साइड ग्राही तो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे, और ऑक्साइड दाता क्षारक हो जाएंगे। ऑक्साइड ग्राही अम्ल हो जाएंगे और ऑक्साइड दाता क्या हो जाएंगे, क्षारक हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में CaO, हमारे पास ये Ca+2 और O2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड दे रहा है, तो ऑक्साइड दाता है, ऑक्साइड दाता है तो ये क्षारक है। और ये हम आगे कन्फर्म भी करेंगे इसी सिद्धांत में कि CaO कैसे क्षारक है, क्योंकि जब CaO को वाटर में घोला जाता है तो वो अम्ल बनाता है, क्षार बनाता है, इसलिए वो क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर CaO जो होता है वो O2 नेगेटिव दे रहा है, ऑक्साइड दाता है, इसलिए वो क्षारक है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है और ये SO3 2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है और प्लस O2 नेगेटिव बना रहा है, तो SO4 2 नेगेटिव SO3 में चेंज हो रहा है और O2 नेगेटिव दे रहा है, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ऑक्साइड दाता की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है। SiO3 2 नेगेटिव, ये SiO2 में चेंज हो रहा है और O2 नेगेटिव दे रहा है, तो ऑक्साइड दाता हमेशा ही क्षारक होते हैं और ऑक्साइड ग्राही हमेशा ही अम्ल होते हैं। इसके अलावा ये अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ भी शो कर सकते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ भी शो कर सकते हैं और अभिक्रियाएँ शो करके किसका निर्माण कर सकते हैं, लवण का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, लवण का। जैसे हमारे पास में CaO प्लस SiO2 है, तो ये CaSiO3 में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ये क्या है, एक लवण है। PbO प्लस SO3 ये रिएक्शन कर रहे हैं और PbSO4 बना रहे हैं, तो ये लवण, ये भी क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। तो ऑक्साइड दाता क्षारक, ऑक्साइड ग्राही अम्ल होते हैं और अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ भी शो कर सकते हैं, लवण बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अम्ल क्षार अपघटित होकर, कुछ अम्ल क्षार अपघटित होकर ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास CaOH की ट्वाइस, इसको अपघटित करेंगे तो CaO प्लस H2O में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है CaO को वाटर में घोड़ा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसके अलावा H2SO4 तो SO3 प्लस H2O या फिर NaOH, ये Na2O प्लस H2O में बदल जाता है, सोडियम ऑक्साइड और वाटर बना लेता है। और अगर हमारे पास H2CO3 है, उसको अपघटित करें तो ये CO2 प्लस H2O बनाता है। इसका मतलब ये अम्ल क्षार अपघटित होकर ऑक्साइड बना रहे हैं। ये हमने रिएक्शन जो की हैं, इन सारी रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है, ऑक्साइड है वो वाटर में घुल रहा है।
और ऑक्साइड वाटर में घुल करके या तो क्या बना रहा है, अम्ल बना रहा है, और या क्या है, क्षार बना रहा है। तो हम इनको अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड का दर्जा दे सकते हैं। हमने लक्स फ्लड अवधारणा के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में यही बात की थी कि ऑक्साइड ग्राही अम्ल और ऑक्साइड दाता क्षारक होते हैं। जैसे CO टूटा तो Ca+2O2 नेगेटिव में टूट गया, SO4 2 टूटा तो SO3O2 नेगेटिव में, SiO3 SOiO2O2 में। अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ रिएक्शन करके लवण भी बना सकते हैं, और कुछ बने हुए लवण या अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ जो शो करते हैं वो अपघटित होकर के ऑक्साइड भी बना रहे हैं। ऑक्साइड जो बना रहे हैं वो किस प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं भाई, ऐसे ही ऑक्साइड बना रहे हैं जो सारे क्या हो रहे हैं, वाटर में घुल रहे हैं। हमने रिएक्शन की उसके अंदर, सबके अंदर वाटर है, वाटर में घुल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में घुल रहे हैं, ये ऑक्साइड वाटर में घुल रहे हैं, क्षार में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये ऑक्साइड वाटर में घुल रहे हैं, अम्ल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्षार, ये ऑक्साइड वाटर में घुल रहे हैं, क्षार बना रहे हैं। तो हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय टाइप के होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय टाइप के होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी टाइप के होते हैं। इनमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हम ऑक्साइड ले सकते हैं जो अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर हम एक कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। हमारे पास जो ऑक्साइड हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा हमारे पास क्षारीय ऑक्साइड, और तीसरे ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी टाइप के ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी टाइप के ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड होंगे उनको हम ऐसे कह सकते हैं, एक परिभाषा के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएंगे। दूसरा क्षारीय ऑक्साइड के अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड हो जाएंगे। और ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, O2 नेगेटिव ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं, O2 नेगेटिव दाता के रूप में भी काम करते हैं, तो वो ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, उभयधर्मी टाइप के हो जाएंगे। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं अम्लीय ऑक्साइडों की। अम्लीय ऑक्साइडों की, अम्लीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो वाटर में घुल करके अम्ल बनाते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे हमारे पास CO2 है और वाटर में घुल रहा है तो ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या होगा, एक अम्ल होगा। ठीक है, हमारे पास SO3 है, H2O के साथ में रिएक्शन करवाई, H2SO4 बना रहा है, ये भी क्या है, एक अम्ल है। तो ये ऑक्साइड जो हैं वो कौन से ऑक्साइड हो गए, अम्लीय ऑक्साइड हो गए, जो वाटर में घुल करके क्या बना रहे हैं, अम्ल बना रहे हैं। और अम्ल बनाने वाले ऑक्साइड हमेशा ही अधातु ऑक्साइड होते हैं, हमेशा ही अधातु ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड नहीं होते। धात्विक ऑक्साइड होंगे वो हमेशा ही क्षार की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो, क्षारीय ऑक्साइड हो। क्षारीय ऑक्साइड कौन से, वे ऑक्साइड जो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई भी है, पहले सभी बच्चों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ भी है कि अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। मैं तो सिर्फ आपका रिवीजन ही करवा रही हूँ, बाकी आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वही चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में आ रही हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए क्षारीय ऑक्साइडों की बात करें तो हम CaO की बात करें और ये वाटर में घुल रहा है
और वाटर में घुल करके CaOH की ट्वाइस ये बना रहा है, और ये क्या है, क्षार है। तो वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं तो उनको नाम हम क्षारीय ऑक्साइड ही देंगे। हमारे पास Na2O, इसको वाटर में घोलेंगे तो ये NaOH बनाएगा। NaOH क्या है, क्षार है। तो वे ऑक्साइड जो वाटर में घुल करके क्षार बनाते हैं वे क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कौन से ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। इसके अलावा तीसरा टाइप क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का भी होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का भी होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं, हेलो मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँगी। पुलिस, हाँ पुलिस। उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे जिंक के ऑक्साइड हैं और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, वो क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जिंक के जो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। जैसे हमारे पास ZnO है, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या कर रहा है, O2 नेगेटिव को ग्रहण कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ZnO2 की ट्वाइस 2 नेगेटिव, यानी ये यहाँ पर अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। क्यों, O2 नेगेटिव जो है वो ग्रहण कर रहा है, तो ZnO2 2 नेगेटिव बना रहा है, तो ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। और अगर हमारे पास ZnO और ZnO क्या करे, Zn+2 में चेंज हो जाए और प्लस O2 नेगेटिव, यहाँ पे तो ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और यहाँ ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो O2 नेगेटिव ग्राही है। O2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, O2 नेगेटिव ग्राही है। अब ऑक्साइड जो ग्रहण करता है वो हमेशा ही अम्ल होता है, और जो ऑक्साइड देता है, ऑक्साइड दाता है, और जो देता है वो हमेशा ही क्या होता है, क्षारक होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ZnO और Al2O3 जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे ZnO अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, O2 नेगेटिव ग्रहण कर रहा है, और ZnO यहाँ क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है क्योंकि ये O2 नेगेटिव दे रहा है, तो ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा एक होता है Al2O3, ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। अगर हमारे पास Al2O3 है और ये Al+3 में चेंज हो गया और प्लस O2 नेगेटिव, यानी ये क्या कर रहा है, O2 नेगेटिव दाता की भांति व्यवहार कर रहा है, दाता की भांति व्यवहार कर रहा है, तो दे रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, क्षारक हो गया, क्षारक हो गया। और इसके अलावा अगर Al2O3 अम्ल की भांति व्यवहार करेगा तो ये AlO2 और 2 नेगेटिव प्लस O2 AlO2 नेगेटिव, और यहाँ पर O2 नेगेटिव ग्राही, तो यहाँ पे ये क्षारक है क्योंकि O2 नेगेटिव दाता की तरह काम कर रहा है। Al2O3 अम्ल है, ये O2 नेगेटिव ग्राही की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा था लक्स फ्लड थ्योरी। उसके बाद में एक अवधारणा और बची है, लुईस से कल्पना या लुईस कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास का हमारा टाइम हो गया। धन्यवाद।